अब बेसिकली मैं बात करूंगा शेड्यूल सेकंड की। देखिए शेड्यूल सेकंड में बेसिकली एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। शेड्यूल सेकंड बेसिकली क्लियरिटी देता है कि किस ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज को हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है, तो जीएसटी में बेसिकली सप्लाई ऑफ गुड्स मानने की अपना एक अलग इम्प्लीकेशन होता है एंड किसी ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानने का अलग इम्प्लीकेशन होता है। तो ये बेसिकली जो क्लैरिटी देता है वो शेड्यूल सेकंड ही देता है। एंड शेड्यूल सेकंड का रेफरेंस मिलता है हमें सेक्शन 7 में सीजीएसटी एक्ट के। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ स्कोप ऑफ सप्लाई पे। इन केस आपने नहीं देखी है तो मैं एडवाइस करूंगा पहले वो वीडियो देख लीजिए सो दैट आपको ये शेड्यूल ज़्यादा समझ आए। ठीक है, तो स्कोप ऑफ सप्लाई का जब मैंने सेक्शन कराया था सब सेक्शन 1 में आपका एक पॉइंट था सब सेक्शन 1E जो कि बात करता था वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन कंस्टिट्यूट ए सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। ये बोल रहा है कि इन केस सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कोई एक ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी सप्लाई की कैटेगरी में आ गई, दे शेल बी ट्रीटेड आइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स, उनको या तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर टू इन शेड्यूल सेकंड, जैसा कि शेड्यूल सेकंड में बताया गया है उस हिसाब से। तो शेड्यूल सेकंड को हम जस्ट रेफर करेंगे ट्रांजैक्शन को जानने के लिए कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो इस सेक्शन के रेफरेंस में हम शेड्यूल सेकंड आज पढ़ते हैं। एंड जब हम शेड्यूल सेकंड में जाएंगे तो इसमें बेसिकली 7 नंबर दिए हुए हैं जिसमें क्लियरिटी दी है। ठीक है, ट्रांसफर का केस हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड, ट्रीटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट से रिलेटेड, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कंपोजिट सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। ये 7 ट्रांजैक्शन है जिसमें क्लियरिटी दी है कि इस सेक्शन में बेसिकली सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा या सप्लाई ऑफ गुड्स। तो एक एक करके हम बेसिकली कर लेते हैं। तो पहला देखो हमारा है ट्रांसफर, एंड ट्रांसफर में 3 पॉइंट है ABC। तो ये बोलता है एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन गुड्स इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ बेसिकली गुड्स की बात कर रहा है। तो ये देखो ये एक वर्ड है ट्रांसफर ऑफ द टाइटल। ये अगर आप लॉ पढ़ेंगे तो ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा, मे बी दूसरे एक्ट में अगर पढ़ेंगे तो वहां भी ये हो सकता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल का मतलब है ऑनरशिप ट्रांसफर। लेट्स सपोज मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, तो मैंने इन केस आपको मोबाइल दे दिया कि मैंने टाइटल ट्रांसफर कर दिया कि आज से ये मोबाइल तुम्हारा। तो ये उस सिचुएशन को कवर कर रहा है कि इन केस किसी भी गुड्स का, गुड्स की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो ये बेसिकली बोल रहा है किसी भी गुड्स का, एंड गुड्स की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया कि गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। इन केस किसी भी गुड्स का ट्रांसफर ऑफ टाइटल होता है, मीन्स ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है, तो उस केस को हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ठीक है, गुड्स में आपका मोबाइल आ सकता है, टीवी, फर्नीचर, लैपटॉप, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये गुड्स की केस में कवर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एनी ट्रांसफर ऑफ राइट। अब देखिए ट्रांसफर ऑफ राइट का मतलब है कि मैं ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा, बट जो हमारी गुड्स होगी उसको यूज करने का राइट दे रहा हूँ, या कुछ एक पर्टिकुलर राइट दे रहा हूँ, बट ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ द टाइटल। ये बोल रहा है कि विदाउट ट्रांसफर ऑफ द टाइटल देयर ऑफ इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये बोल रहा है मैं ट्रांसफर ऑफ राइट कर रहा हूँ विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर किए बिना मैं कुछ राइट किसी को दे रहा हूँ। ठीक है, किस रिगार्डिंग? गुड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो जैसे लैपटॉप हो गया, ठीक है, तो लैपटॉप बेसिकली अगर ट्रांसफर ऑफ टाइटल होगा, मींस ऑनरशिप अगर मैं किसी को दे रहा हूं तो वो बेसिकली सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा एज पर एंट्री ए। बट इन केस मैं किसी को दे रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ राइट कर रहा हूँ, राइट किसका? राइट टू यूज। तो लेट सपोज मैं किसी को ऐसे भी दे सकता हूँ कि ये आप लैपटॉप लीजिए एंड एक दिन का चार्जेस मेरा 1000 रुपये, 2000 रुपये जो भी है। तो इस केस में मैं उसको ऑनरशिप नहीं दे रहा, कल को वो देने से मना करेगा लैपटॉप वापस, तो मैं उस पर केस कर सकता हूँ कि इसको मैंने ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं किया है, जस्ट मैंने इसको ट्रांसफर ऑफ राइट किया था, राइट टू यूज। तो उस केसेस में वो मुझे पैसे देगा पर डे के हिसाब से यूज करने के। तो उस जो बेसिकली इस ट्रांजेक्शन को, राइट टू यूज को हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है, एंड ये बेसिकली यहाँ पे भी गुड्स की बात कर रहे हैं, एंड गुड्स की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ राइट है तो हमारा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एंड थर्ड है एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यहाँ ट्रांसफर ऑफ टाइटल की बात कर रहा है, इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन
एज एग्रीड इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गुड्स हम लेने जाते हैं तो उसमें ये कंडीशन होती है कि ठीक है आप गुड्स ले जाओ, बट इसमें जो ट्रांसफर ऑफ टाइटल होगा, मीन्स ऑनरशिप जो ट्रांसफर होगी वो तभी होगी जब आप पूरा पेमेंट कर देते हो। जैसे ये नॉर्मली होता है, गाड़ी जब हम लेते हैं ईएमआई पे तो उसमें वो क्या करते हैं, वो ईएमआई देते रहते हैं, एंड एक जब पूरी ईएमआई आ जाती है उस केस में वो बेसिकली गाड़ी को ट्रांसफर कर देते हैं मेन जिसने पेमेंट किया है, बट वो तभी करते हैं जब पूरी गाड़ी की पेमेंट आ जाती है। तो इसको बेसिकली हायर परचेज भी कहते हैं। अगर आपने हायर परचेज का कॉन्सेप्ट सुना हो तो उसमें भी यही होता है कि गुड्स को दे दी जाती है, बट उसका टाइटल ट्रांसफर जब तक नहीं होता जब तक पूरी पेमेंट नहीं आ जाए। तो ये सेक्शन बोलता है कि ऐसा भी कोई अगर सिचुएशन है जिसमें ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो रहा है बट वो फ्यूचर डेट पर जब फुल पेमेंट आ जाएगा तो उस केस को भी बेसिकली सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। ठीक है, इसको बेसिकली देने से क्लियरिटी आती है कि मे बी पॉसिबल अगर ये एंट्री नहीं होती तो डिस्प्यूट होता, कोई इसको बोलता बेसिकली ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, कोई बोलता इसको सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो यहाँ पे अगर सी पॉइंट में दे दिया है कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा तो उस वो ही मानना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, इसके रिगार्डिंग तो इसमें बोला है एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, यहाँ लैंड की बात कर रहा है। ठीक है, इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये बोल रहा है बेसिकली लैंड के रिगार्डिंग कोई भी हम इसको लीज पर देते हैं, टेनेंसी के रिगार्डिंग, ईजमेंट, लाइसेंस कुछ भी होता है उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ठीक है, एंड बी पॉइंट बोलता है एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ बिल्डिंग की बात कर रहा है, इंक्लूडिंग ए कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉमर्स, तीनों कैटेगरी कवर कर रहा है, कॉमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या फिर रेजिडेंशियल कॉमर्स हो, फॉर बिजनेस और कॉमर्स आइदर होली और पार्टली इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो इसमें ये बोल रहा है इन केस किसी का बिजनेस है, किसी की बिल्डिंग है, ठीक है, वो अपने बिजनेस में उसको लेट आउट करता है, चाहे वो पूरा करे या पार्ट ऑफ द एरिया करे, उस केस को भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली एंट्री बोलती थी लैंड के रिगार्डिंग, नीचे वाली बोल रही है बिल्डिंग के रिगार्डिंग। थर्ड हमारा हो गया ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ये बोलता है एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये बोल रहा है इन केस लेट सपोज दो बंदे हैं, पर्सन ए, पर्सन बी। पर्सन बी क्या करता है, अपनी एक वो लाता है फ्रिज, आपको बी ए के पास फ्रिज लाता है कि हाँ जी देखो भैया ये मेरी फ्रिज थी, ये ख़राब हो गई है। तो पर्सन ए जो इस पे काम कर रहा है, ठीक है, इसको रिपेयर कर देता है और इसको वापस कर देता है इस फ्रिज को, तो इसको बेसिकली जॉब वर्क माना जाएगा। क्यों, देखो ये बोल रहा है एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड। बी की गुड तो थी जिसपे ये ट्रीटमेंट या प्रोसेस किया है, इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो इसको बेसिकली हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है, वैसे जॉब वर्क में भी इसी टाइप का रहता है, तो यहाँ पे बेसिकली सप्लाई ऑफ सर्विसेज या गुड्स पढ़ते हैं तो इस केस में इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। बट कंडीशन ये है कि जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो दूसरे की गुड्स पे होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। इसमें बेसिकली 3 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट बोलता है वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस। कोई गुड्स है जो बिजनेस की एसेट्स का पार्ट है, आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस so as no longer to form part of those assets, such transfer or disposal is a supply of goods by the person। देखिए इन केस ऐसा होता है, कोई भी एक बिजनेस है, ठीक है, उसमें बहुत सारी एसेट्स होती हैं, वो उसमें से कुछ एसेट्स को ट्रांसफर कर देता है एंड वो एसेट उस बिजनेस का फिर पार्ट नहीं बनती है, तो उस केस में उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ था वेदर और नॉट फॉर ए कंसिडरेशन, इसको हटा दिया गया है, वो अलग मैटर है। तो इसमें सिंपल है, चाहे कंसिडरेशन के लिए हो या नहीं हो, इस पॉइंट को हटा देते हैं। तो उसमें अगर इस टाइप की एसेट का ट्रांसफर होता है या डिस्पोज ऑफ होती है तो उस केस में उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ठीक है, बी पॉइंट है वेयर बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन ए बिजनेस गुड्स हील्ड और यूज फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस आर पुट टू एनी प्राइवेट यूज।
or are used or made available to any person for use for any purpose other than purpose of the business. ठीक है, the usage or making available of such goods is a supply of service. देखिए ये बोल रहा है बेसिकली, जो बेसिकली बिजनेसमैन है, ठीक है, वो बिजनेसमैन क्या करता है, कुछ उसके पास गुड्स होती हैं, उस गुड्स को वो या तो पर्सनली यूज़ कर लेता है, या फिर वो यूज़ कर ली है उसने, या फिर उस गुड्स को अवेलेबल कर देता है किसी भी पर्सन के यूज़ के लिए। बट वो क्या होता है, जो उसका पर्पज़ है जिसके लिए यूज़ की जा रही है वो अदर देन बिजनेस है, तो उस केस को बेसिकली सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन केस हमारे पास कोई गुड्स हैं, हम गुड्स में डील कर रहे हैं एंड उसको हम पर्सनली यूज़ कर लेते हैं या किसी को अवेलेबल करा देते हैं उसके यूज़ के लिए, बट वो बिजनेस यूज़ नहीं होता है, तो उस केस में उसको बेसिकली सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। एंड सी पॉइंट है, वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ एनी बिजनेस carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person, unless the business is transferred as a going concern to another person. The business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person. देखिए इस एंट्री में दिक्कत ये है, शेड्यूल सेकंड का मेन पर्पस था कि ये क्लियर करेगा कौन सी एंट्री सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। बट आप इस पूरी जब लैंग्वेज को पढ़ते हैं ये कहीं भी नहीं बोल रहा उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। बेसिकली यहाँ पे बोलता है कि वो डीम टू बी सप्लाइड मान ली जाएगी, मीन्स सप्लाई का स्कोप बता रहा है कि ये इस टाइप का ट्रांजेक्शन है, वो भी सप्लाई की कैटेगरी में आएगा, जो कि इसका मेन पर्पस है ही नहीं शेड्यूल का। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे लगता है कुछ ना कुछ ड्राफ्टिंग एरर है जिसकी वजह से यहाँ डाल दिया गया है, बट इस शेड्यूल सेकंड का मेन पर्पस ये नहीं था जो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज, पॉइंट नंबर 5। यहाँ बेसिकली बोल रहा है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात कर रहा है। देखिए स्पेशली The following shall be treated as supply of services. इन जो भी ए से लेके एफ तक पॉइंट है उनको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना जाएगा। पहला है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम रेंट पर देंगे तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना जाएगा। एंड इसको देखेंगे, ये बेसिकली यहाँ पे भी बोला गया है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे बेसिकली स्पेशली बात कर रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की, बट वहाँ पे बात कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है उसमें लैंड और बिल्डिंग तो आती ही आती हैं, उसके अलावा और भी चीज़ इंक्लूड हो सकती हैं। तो वो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बेसिकली पढ़नी चाहिए एंड उसको समझना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी डजंट मीन ओनली लैंड एंड बिल्डिंग, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो इस मीन इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग की जाती है तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। बी ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और ए पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर होली और पार्टली एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन, ठीक है, हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, where required by the competent authority or after its first occupation whichever is earlier। देख ले, बी पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, ठीक है, उसमें ये दो सिचुएशन दे रहा है। एक सिचुएशन होगी कि हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, या दूसरा हो गया कि पहले हम किसी को सेल कर चुके हैं एंड ये बेसिकली सेकंड सेल हो रही है। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों से पहले अगर हम किसी के साथ सप्लाई करते हैं, डील करते हैं, तो उस केस में ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। इन केस कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया या किसी ने फर्स्ट टाइम हमसे खरीद ली थी एंड वो सेकंड टाइम किसी दूसरे को दे रहा है, तो उस केस में उसको सर्विस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो दो सिचुएशन को छोड़ के अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है कॉम्प्लेक्स का, उससे रिगार्डिंग कोई सर्विसेज होती है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। सी हमारा पॉइंट है टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखिए ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको IPR बोलते हैं सेकंड में। इसमें क्या होता है बेसिकली, ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है। तो इसमें बोला है टेम्परेरी ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर नहीं बोल रहा, टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। लेट सपोज कोई एक मूवी बनी, ठीक है, वो भी बेसिकली IPR की कैटेगरी में आती है। एंड मूवी वाले क्या करते हैं, जो बेसिकली सिनेमा हॉल्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, उनको टेम्परेरी बेसिकली ट्रांसफ़र कर देते हैं राइट टू यूज़, कि आप इस मूवीज़ को चलाओ एंड जो भी इनकम होगी वो आपकी। तो इस केस में बेसिकली उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना जाएगा, ठीक है। एंड डी हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये IT से रिलेटेड टर्म्स हैं जो यूज़ होते हैं बेसिकली डेवलपमेंट के लिए, डिज़ाइन या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये बोल रहा है इन केस कोई भी हम एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन करते हैं रिलेटेड टू IT सॉफ्टवेयर, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। इन केस आप रेडीमेड सॉफ्टवेयर लाते हो जैसे टैली हो गया, तो ये उसकी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपका बना हुआ है, ठीक है। ये आपका गेम हो गया ऑलरेडी, तो आपको जस्ट लाना है, इंस्टॉल करना है, चलाना है, उसकी बात नहीं कर रहा है। ये बेसिकली कस्टमाइजेशन, ये सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, तो उस केस में इसको बेसिकली सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ई हो गया एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट or to tolerate an act or to a situation or to do an act। देखिए ये बेसिकली बोल रहा है इन केस हम किसी को पे कर रहे हैं कुछ नहीं करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो उस केस में भी हम उसको बेसिकली सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है, लेट सपोज कभी कभी क्या होता है, ऊपर वाले नहीं करे, लेट सपोज 2 गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब एक की गलती थी, पर्सन ए हो गया, पर्सन बी। लेट्स सपोज पर्सन ए ने बी में गाड़ी ठोक दी, और पर्सन बी को बेसिकली काफ़ी चोट आई एंड ये बोलने लगा कि मैं तो कोर्ट में जा रहा हूँ। एंड कोर्ट में इसको पता था कि मैं जाऊँगा तो दिक्कत मुझे होगी, टाइम भी लगेगा, पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा। तो मिस्टर ए ने बोला ऐसा है तुम कोर्ट में जाओ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपये दे देता हूँ, ठीक है, आप अपनी जो भी है मेडिकल ट्रीटमेंट करा लो या कुछ भी कराओ, 1 लाख रुपये तुम्हारे। तो बी क्या कर रहा है यहाँ पे, बेसिकली ए बोल रहा है कि आप अगर कोर्ट नहीं जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली रेफरेंस फ्रॉम एन एक्ट कर रहा है ये ए, तो उस केस में 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये 1 लाख भी बेसिकली सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इस टाइप का सिचुएशन होता है। एफ हो गया ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज एनी गुड फॉर एनी पर्पज वेदर और नॉट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। बेसिकली ये बोल रहा है कि ट्रांसफर ऑफ द राइट हम कर रहे हैं टू यूज एनी गुड फॉर एनी पर्पज वेदर और नॉट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। ये बेसिकली पहले भी ये एंट्री और क्लियर कर रही है एंड देखिए इस चीज़ को यहाँ पे भी क्लियर कर दिया गया है। ये रहा ट्रांसफर ऑफ राइट वाला, यहाँ भी सेम चीज़ बोल रहा है एंड यहाँ पे भी क्या था, सप्लाई ऑफ सर्विस था, ये स्पेशली बोल रहा है, बट इस चीज़ में यहाँ पे इसने स्पेशली यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर दिया है और सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ राइट। तो इस केस में भी इसको क्या करेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। एंड आगे हम बढ़ते हैं, 6 पॉइंट आ गया कंपोजिट सप्लाई। इसमें बोल रहा दी फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई। देखिए कंपोजिट सप्लाई अपने आप में एक टर्म है जो GST में बार बार यूज होगी, इसको भी आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है। दी फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। क्या ट्रीट किया जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेमली ये आगे डिफाइन कर रहे हैं कौन कौन सी, एक तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट एज डिफाइंड इन क्लॉज 119 ऑफ सेक्शन 2 एंड दूसरी कौन सी, सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक वेयर सच सप्लाई और सर्विसेज इज फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। देखिए कंपोजिट सप्लाई का मतलब ये होता है, लेट सपोज कोई AC सेल करता है, ठीक है, एंड साथ में वो बोलता है कि हाँ जी ऐसा है मैं इंस्टॉलेशन भी करा दिया करूँगा, ठीक है।
तो एसी प्लस इंस्टॉलेशन, जब भी कोई इसके पास पर्सन जाएगा वो एसी खरीदने जाएगा, ठीक है, तो हम भी जैसे डीलर के पास एसी लेने जाते हैं तो इंस्टॉलेशन की सर्विस फ्री में दे रहे हैं वो, साथ में या कुछ चार्ज भी कर रहा है, बट मेन जो उसकी सर्विस है वो है एसी, ठीक है। तो इट मीन्स ये कहलाया जाएगा कि एसी सेल कर रहा है, साथ में इंस्टॉलेशन दे रहा है, तो इसको हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे कि एक के साथ दूसरा भी सर्विस इंक्लूड है या गुड्स इंक्लूड है, बट हम मेन देखते हैं मेन क्या मिल गया है। तो इसमें एसी खरीदा गया है तो हम मानेंगे ये कंपोजिट सप्लाई है, बट मेन सप्लाई इसमें एसी मानी जाएगी, ठीक है। तो पहला ये कवर कर रहा है, अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लेट सपोज आप अपना जो घर है वो रिपेयर करा रहे हो, अब उसमें हो सकता है आप उससे पेंट कराओ, मे बी पॉसिबल उससे कुछ आप सिविल वर्क कराओ, मे बी पॉसिबल आप उससे गेट लगाओ, ठीक है, सफाई कराओ, कुछ भी कराओ, बट उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में लिया गया है, एक से ज़्यादा सर्विस दे रहा है तो उस केस में उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे वर्क कॉन्ट्रैक्टर को। एंड दूसरा, इनकेस कोई सप्लाई होती है जिसमें फूड या ड्रिंक का यूज़ होता है तो उसको भी बेसिकली सप्लाई माना जाएगा। ये बेसिकली रेस्टोरेंट के केस को डिफाइन कर रहा है कि रेस्टोरेंट जो भी बेसिकली ट्रांजैक्शन होंगे रेस्टोरेंट के, वो इन जनरल इन नॉर्मल केस सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 6 पॉइंट हो गया। एंड देखिए 7 पॉइंट बेसिकली सप्लाई ऑफ गुड्स था, जो अभी लॉ ने डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है जब इसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ बेसिकली मैं 7 पॉइंट आपको क्लियर कर पाया हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन केस आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।